मेरे प्यारे लाल और लालियों का ज्ञानावर्स की इस दुनिया में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग एसएसटी की सीरीज क्लास 10th की प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें आज हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग चालू कर चुके हैं। उस जर्नी में आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। हमने पिछले क्लास में नेशनलिज्म इन यूरोप के ये देखा था, आखिरी में हम ये देख रहे थे कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट का बैटल होता है, बैटल ऑफ वाटरलू। एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट होता है और दूसरी तरफ प्रैप कंट्रीज होती हैं। प्रैप कंट्रीज में पी से प्रशिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन। और ये सारी कंट्रीज जो हैं ये मोनार्कियल कंट्रीज थी, अर्थात यहाँ पे कंजर्वेटिव्स हावी था। और एक साइड उस यूरोप का, जैसे कहते हैं ना ये केजीएफ का रॉकी भाई, तो उस यूरोप का जो रॉकी भाई था नेपोलियन बोनापार्ट, एक साथ फ्रांस की आर्मी लेके तत्पर था। लेकिन इस वॉर में होता क्या है, इस वॉर में आखिरकार नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हो जाता है इन प्रैप कंट्रीज से। और डिफीट के बाद उसे एक्साइल कर दिया जाता है, उसे भेज दिया जाता है सेंट हेलेना आइलैंड पर, जो अटलांटिक ओशन में है। और वहां पे स्टमक कैंसर की वजह से जो है नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हो जाती है। 51 ईयर के थे उस समय नेपोलियन बोनापार्ट, जिस समय उनकी स्टमक कैंसर से डेथ होती है। अब हमें आगे कड़ी में देखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट के वार हारने के बाद, वाटरलू बैटल हारने के बाद आगे क्या होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज कि जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट ने बैटल ऑफ वाटरलू हारा, उसके बाद वही प्रैप कंट्रियां करती हैं ट्रीटी ऑफ वियना। कौन करती है? वही प्रैप कंट्री। आपको पता है प्रैप में कौन कौन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पी से प्रशिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन। ये चार कंट्रियां मिलकर आपस में क्या करती हैं, एक ट्रीटी को साइन करती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। वियना आप सबको पता है कहां है, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया में है, ये ऑस्ट्रिया में है। और इस ट्रीटी ऑफ वियना में प्रैप कंट्रीज को जो लीड करता है वो कौन, उसका नाम कौन है? हेड। हेड अर्थात चांसलर इसमें कौन होता है? इसमें चांसलर जिसका नाम होता है उसका नाम होता है ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच जो है वो इस पूरी ट्रीटी को ऑर्गेनाइज करता है, इसका हेड होता है। और इसमें प्रैप कंट्रीज, ट्रीटी में होता क्या है, ट्रीटी में प्रैप कंट्रीज ये डिक्लेयर करती हैं, ये मतलब कि आपस में समझौता करती हैं कि हमें नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जिससे पूरा यूरोप के सारे जो पीपल्स हैं वो प्रभावित हो चुके हैं, उनको स्वाद लग चुका है, तो उन्हें हमें धीरे धीरे करके हटाना है। हमें इमीडिएट नहीं हटाना है, हमें ग्रेजुअली हटाना है, धीरे धीरे करके हर चीज को क्या करना है, हटाना है। तो इसके लिए वो लोग कुछ चीज करते हैं। आइए देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना की जो मेन बातें हैं प्रैप कंट्रीज द्वारा क्या की गई। पहला बात, ट्रीटी ऑफ वियना में ये किया गया कि बर्बन डायनेस्टी, आपको पता है बर्बन डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी को क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। कहां किया गया? फ्रांस में। अर्थात याद करिए लुई 16 किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? लुई 16 बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो उसी बर्बन डायनेस्टी को फिर से स्टैब्लिश किया गया फ्रांस में। और किंग कौन बनते हैं अब? लुई 18। और लुई 18 जो है फ्रांस के फिर से क्या बनते हैं? किंग। तो आपने देखा पहले मोनार्कियल था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया, फिर रेन ऑफ टेरर आया फ्रांस में, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आकर लोगों को लगा कि अब लिबर्टी, असली में लिबर्टी का जो मजा है वो नेपोलियन बोनापार्ट के समय में ही फ्रांस के लोगों को मिला। लेकिन उसके बाद जैसे ही बैटल ऑफ वाटरलू हारते हैं और ट्रीटी ऑफ वियना होती है, ट्रीटी ऑफ वियना में जो उन्होंने सबसे बड़ा घात फ्रांस को दिया, वो क्या किया, वहां पे फिर से बर्बन डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। और लुई 16 के ही आगे की जो जनरेशन है उन्हीं में लुई 18 को क्या कर देते हैं, किंग बना देते हैं।
दूसरा काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से रीस्टैब्लिश किया। अब ये सब सारे काम कौन करेगा, ये प्रेप कंट्रीज करेंगी। जो ट्रीटी ऑफ वियना में सारी बातें हो रही हैं कि भैया अगला काम क्या करना है हमें, तो अगला काम करना है रीस्टैब्लिश द पावर ऑफ चर्च। याद करिए 1804 में जब ऑफिशियली किंग बनाया जा रहा था नेपोलियन बोनापार्ट को, तो उस समय एक प्रथा थी, एक रिचुअल था कि भैया पोप आएंगे, पोप आपको क्राउन पहनाएंगे, तभी आप एज अ किंग डिक्लेयर होंगे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने किया क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट ने पोप के हाथ से क्राउन लेके खुद ही पहन लिया। ये शो किया कि भैया अब ये सिस्टम गया, अब वी आर इक्वल। और फिर उसने 1804 सिविल कोड में प्रिविलेज बाय बर्थ को खत्म किया, एबॉलिश कर दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो योग्य होगा। अब योग्यता के आधार पर, बाय वर्क के आधार पर आपको क्या मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। तो यहां पे इन्होंने फिर से वही काम किया जो ऑर्थोडॉक्स की तरफ ही जा रहे हैं, रीस्टैब्लिश द पावर ऑफ चर्च। तीसरा काम ये क्या करते हैं, पहला काम क्या किया, बर्बन डायनेस्टी स्टैब्लिश की फ्रांस में। दूसरा काम किया कि भैया रीस्टैब्लिश किया किसको, पावर चर्च को। फिर इन्होंने कहा कि भैया ये बताइए कि लोग तो हमें देख ही रहे हैं, लोग ये सोचेंगे ना कि यार देखो नेपोलियन इतने अच्छे अच्छे काम किए और ये सब आके नया नया काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम क्या करें, नेपोलियन के भी काम लें। इन्होंने जो नेपोलियन के बेकार काम थे उसको अडॉप्ट किया। उसमें जो उसका सबसे ज्यादा बेकार काम था वो था सेंसरशिप। और इन्होंने क्या किया, सेंसरशिप को इंप्लीमेंट किया। ठीक, और दूसरा इन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी, पॉलिटिकल फ्रीडम, इसको इन्होंने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ये दोनों काम अब आपके ध्यान में आएंगे। पॉलिटिकल फ्रीडम किसका एबॉलिश किया, ये देखिए चर्च की तो पावर तो रीस्टैब्लिश हो रही है, तो चर्च का तो पावर जब अगर रीस्टैब्लिश कर रहे हैं तो मतलब उसका पॉलिटिकल फ्रीडम तो खत्म नहीं करेंगे। और खुद नोबेलिटी से बिलोंग करते हैं तो खुद का भी पावर नहीं खत्म करेंगे, तो पावर खत्म किसका होगा, कॉमन पीपल का। तो इन्होंने किया क्या, सेंसरशिप को इंप्लीमेंट किया और पॉलिटिकल फ्रीडम को एबॉलिश कर दिया। यही कारण है कि जब कंजर्वेटिव्स इसी ट्रीटी ऑफ वियना के बाद हावी होने लगेंगे और इसी सेंसरशिप और पॉलिटिकल फ्रीडम को जो उन्होंने अपने मुट्ठी में कर रखा है, इसी के चलते आप देखेंगे ढेर सारी सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन रेस्ट ऑफ द पूरे यूरोप में होगा। उसी में से कुछ बेहतरीन सीक्रेट सोसाइटी को हम देखेंगे और उसमें से एक दो सीक्रेट सोसाइटी को हमें पढ़ना भी है। आइए देखते हैं आगे अगला काम क्या किया। अगला जो मेजर काम किया इन्होंने किया क्या, फ्रांस की टेरिटरी को, फ्रांस की टेरिटरी को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। फ्रांस की टेरिटरी को आपस में क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, आइए देखते हैं। ठीक है, इन्होंने फ्रांस की टेरिटरी को क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब देखिए कैसे इन्होंने फ्रांस की जो टेरिटरी है उसको क्या किया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देखो इन्होंने फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट ने जितनी भी टेरिटरी जीती हुई थी उनको ये बांटेंगे, और साथ ही साथ ये फ्रांस के जो बॉर्डर है ना उसको चारों तरफ से घेरेंगे कि फ्यूचर में जो है फ्रांस कभी इस तरीके की चीज ना कर पाए। तो आइए देखते हैं इन्होंने किया क्या, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में। तो इन्होंने देखिए फ्रांस को किया क्या, मान लीजिए ये फ्रांस है, इन्होंने किया क्या कि जो फ्रांस का वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर, या हम कह सकते हैं वेस्टर्न पार्ट जो है, ये दे दिया गया किसको, ये इन्होंने दे दिया प्रशिया को। वेस्टर्न बॉर्डर गिवन टू प्रशिया। उसके बाद इन्होंने पोलैंड, पोलैंड वाज गिवन टू रशिया। रशिया वेस्टर्न पार्ट दे दिया, पोलैंड जिसपे नेपोलियन बोनापार्ट की टेरिटरी थी
प्रशिया, उसको पोलैंड को रशिया को दे दिया गया। और जो इधर नदर्न इटली थी, जो एक और टेरिटरी थी नेपोलियन बोनापार्ट ने जिसे जीत रखा था, ये दे दिया गया ऑस्ट्रिया को, ये दे दिया गया ऑस्ट्रिया को। और 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन, 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन को ये लोग अनटच्ड रखे। ये लोग क्या रखे? अनटच्ड। और इधर तो ब्रिटेन था ही, तो देख रहे हैं कि नहीं कैसे चौतरफा घेर लिया है किसको? फ्रांस को। इन्होंने किया क्या? वेस्टर्न पार्ट दे दिया प्रशिया को, पोलैंड दे दिया रशिया को, नदर्न इटली दे दिया गया ऑस्ट्रिया को, और 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन को इन्होंने अनटच रखा कि फ्यूचर में हम कुछ इसके बारे में भी सोचेंगे, अभी इसको नहीं छूते हैं। तो 39 पार्ट में ये डिवाइड था कौन? जर्मन कन्फेडरेशन। इस तरह से इन्होंने क्या किया? इस तरह से इन्होंने समूचे फ्रांस में, फ्रांस को और फ्रांस की टेरिटरी जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जीत रखा था, उसको इन्होंने क्या किया? आपस में इस तरह से बांट लिया। यही है ट्रीटी ऑफ वियना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। अब आगे देखते हैं। यह कंजर्वेटिव्स ने भैया ट्रीटी ऑफ वियना साइन की। ट्रीटी ऑफ वियना से भी बहुत खुश हुए और 1815 से लेकर लगभग 1830 तक कंजर्वेटिव्स का दबदबा रेस्ट ऑफ द यूरोप में रहा। कब से कब तक रहा? 1815 से लेकर 1830 तक कंजर्वेटिव्स का दबदबा रहा। अब कंजर्वेटिव्स ने आप ध्यान में लाइए, प्रेव ने जो ट्रीटी ऑफ वियना की, उसमें उन्होंने जो तीसरा ट्रीटी की कि पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म करना है, और दूसरा क्या करना है? दूसरा उन्होंने जो किया था सेंसरशिप को इंप्लीमेंट करना है। तो उन्होंने ये करना चालू किया। अब इससे हुआ क्या? देखिए, पूरे यूरोप के लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के कार्यों को देखा था, उसके वर्क को देखा था कि रोड नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन एक नंबर है कि नहीं, कम्युनिकेशन सुपर है कि नहीं, फ्रीडम पीपल्स को सुपर है कि नहीं। तो हर कार्य नेपोलियन बोनापार्ट के, चाहे वो मेजरमेंट से लेकर हो, चाहे वो फिर वो आपका गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को एबॉलिश करना हो, प्रिविलेज देना हो, राइट टू प्रॉपर्टी देना हो, कुछ भी हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ देना हो, ये सारे काम लोगों ने उसके देख रखे थे। और लोगों को जो लिबर्टी नेपोलियन बोनापार्ट दे के गया था, वो कंजर्वेटिज्म कभी न दे पाते। तो लोगों के अंदर एक वैसापन था कि अरे ये कंजर्वेटिव्स हमें क्या वो चीज दे पाएंगे जो नेपोलियन बोनापार्ट दे के चला गया। और लोग इनसे नाखुश थे, लोग इन्हें हटाना चाहते थे, लोग नेपोलियन बोनापार्ट जैसा कोई चाहते थे फिर से। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने जो सेंसरशिप लगाया था, जिसकी वजह से ना कोई इनके खिलाफ कोई बोल पा रहा था, ना कोई लिख पा रहा था, ना कोई कुछ कर पा रहा था, है कि नहीं। तो लोगों ने करना क्या चालू किया? लोगों ने बनाना चालू किया, छुप छुप कर ग्रुप्स बनाने चालू किए, छुप छुप कर पार्टियां बनानी चालू की, जिन्हें कहा गया सीक्रेट सोसाइटी। जिनमें से एक सीक्रेट सोसाइटी, 2-3 सीक्रेट सोसाइटी देख लीजिए। जैसे कि फ्रांस में एक सीक्रेट सोसाइटी बनी जिसका नाम था चार बोनरी। चार बोनरी, फ्रांस में एक सीक्रेट सोसाइटी बनती है जिसका नाम होता है चार बोनरी। इसी प्रकार इटली में एक सीक्रेट सोसाइटी बनती है जिसका नाम होता है कार्बोनरी। चार बोनरी और कार्बोनरी, ये तो सीक्रेट सोसाइटी इतनी बड़ी सीक्रेट सोसाइटी थी रेस्ट ऑफ द यूरोप में कि कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में जो बोलना, लिखना, पढ़ना, जो भी कुछ करना है, लोगों को जगाना है, लोगों को यूनिफाइड करना है, लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स को जगाना है कि भैया कंजर्वेटिव से निकलो, लिबर्टी की तरफ आओ, फ्रीडम लाओ, लेकिन अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करो। इन दोनों पार्टियों का हूबहू वैसा ही रोल था, इन दोनों सीक्रेट सोसाइटीज का वैसा ही रोल था जैसा आप नेशनलिज्म इन इंडिया में गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रूल देखते हैं, जिसके बाद आप स्वराज पार्टी हो, चाहे एसएसआरए हो, चाहे एसआरए हो, ऐसी रिवॉल्यूशनरी विंग्स को पैदा होते देखेंगे। हूबहू ये दोनों सीक्रेट सोसाइटी भी वैसा ही काम करती हैं, चाहे वो फ्रांस की चारबोनरी हो, चाहे इटली की कार्बोनरी हो, दोनों ने वैसा ही काम करके दिया। और इसका जो सबसे बड़ा आप देखोगे ना, एक व्यक्ति पैदा होता है इन्हीं सीक्रेट सोसाइटी के वजह से, जिसका नाम होता है जूसेप्पे मजीनी।
जूसेप्पे मजीनी जैसा व्यक्ति पैदा होता है जो ये ठान लेता है कि मैं इटली को यूनिफाइड करके रहूंगा, इटली को फ्रीडम दिला के रहूंगा। हालांकि इनका सपना बाद में पूरा होता है, इनके रहते हुए नहीं पूरा हो पाता, लेकिन जूसेप्पे मजीनी जैसा व्यक्ति पैदा होता है जो इटली के लोगों के अंदर सेंटिमेंट को एकदम जगा के रखता है। इनके बारे में जान लीजिए, इनके बारे में क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं इनके ऊपर। जूसेप्पे मजीनी का जन्म जो है 1807 में हुआ था, और ये कहां हुआ था? जिनोवा में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने क्या ज्वाइन किया? इन्होंने शुरू में इटली की कार्बोनेरी सोसाइटी को ज्वाइन किया था। ये कार्बोनेरी सोसाइटी को इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर इन्हें जो है इनको दिमाग में आया कि भैया हमें अपनी खुद की सीक्रेट सोसाइटी स्टैब्लिश करनी चाहिए। तब इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी को स्टैब्लिश किया जिसका नाम था यंग इटली। ये इन्होंने कहा इटली में नहीं किया था, इन्होंने मर्सेल में किया था। मर्सेल कहां है? फ्रांस में है, ठीक। और यंग इटली का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1831 में। और दूसरी जो सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने स्टैब्लिश की वो थी यंग यूरोप। यंग यूरोप का स्टैब्लिशमेंट इन्होंने कब किया था? यंग यूरोप का स्टैब्लिशमेंट इन्होंने बर्न में किया था। बर्न कहां है? स्विट्जरलैंड में है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों सीक्रेट सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछाएगा। और इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1834 में। और ये दोनों सीक्रेट सोसाइटी को बनाने का वजह इनका ये नहीं था कि लोगों का सेंटिमेंट जगाना, तो एक वजह ही था, साथ ही साथ ऐसे रिवॉल्यूशनरी विंग, ऐसे ह्यूमन बॉम्ब्स तैयार करना जो इटली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यंग इटली, यंग यूरोप जैसा इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाया। और इसी के चलते आप देखेंगे इनको फ्रांस से, इनको ब्रिटेन से, इनको स्विट्जरलैंड से, हर जगह से इनको एग्जाइल किया गया, हर जगह से। 1831 से लेकर 1837 तक ये एग्जाइल ही होते रहे हर कंट्री से, इनको भगाते ही रहे सब। क्यों? क्योंकि जिउसेप्पे मजीनी इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर कंजर्वेटिव्स। अगर उस समय रेस्ट ऑफ द यूरोप में सबसे बड़ा कंजर्वेटिव्स के लिए कोई सरदर्द था तो वो ये जिउसेप्पे मजीनी नाम का व्यक्ति ही था, ये व्यक्ति। इनके बारे में आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सीक्रेट सोसाइटीज का काम क्या था? सीक्रेट सोसाइटीज का काम था यूरोप के लोगों के अंदर कंजर्वेटिव्स द्वारा किए गए जुल्म के अगेंस्ट लोगों को जगाना, उनके सेंटिमेंट्स को फिर से जगाना, लिबर्टी फ्रीडम के बारे में फिर से बताना कि भैया नेपोलियन बोनापार्ट के एरा आपने देखा था, आप फिर से कौन से पीछे वाली एरा में जी रहे हो, है कि नहीं? आगे बढ़ो, अपने हक के लिए लड़ो। तो जब अपने हक के लिए सीक्रेट सोसाइटीज लोगों को मोटिवेट करेगी तो होगा क्या? लोग तो अनसेटिस्फाइड थे, तो अब लोग करेंगे क्या? लोग अपने मोनार्कियल, लोग अपने किंग के अगेंस्ट क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन करेंगे, है कि नहीं? तो 1830 से हमें 1848 तक हमें क्या देखने को मिलता है? एज ऑफ रिवॉल्यूशन। और इसमें जो 3 सबसे बड़े रिवॉल्यूशन थे वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो वाला फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं है, वो तो 1789 में हुआ था। ये दूसरा फ्रेंच रेवोल्यूशन है। दूसरा आप देखेंगे बेल्जियम रेवोल्यूशन। और तीसरा आप देखेंगे ग्रीस रिवॉल्यूशन। ये 3 रिवॉल्यूशन आप देखेंगे। पहला कौन सा देखेंगे? पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा कौन सा देखेंगे? बेल्जियम रिवॉल्यूशन, और तीसरा कौन सा देखेंगे? ग्रीस रेवोल्यूशन। ये 1830 से 48 तक के दौर में 3 सबसे बेहतरीन, 3 सबसे बड़े रिवॉल्यूशन है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हाथ किसका था? सीक्रेट सोसाइटीज के मोटिवेशन का था, सीक्रेट सोसाइटी द्वारा लोगों को छींटे मार के जगाने का था। अब देखिए होता क्या है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्या होता है? देखिए फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी अभी आपने देखा था कि लुई 18 किंग थे वहां के। और होता क्या है
कि फ्रांस में लुई 18 जो है ठीक से रन नहीं करा पा रहे थे फ्रांस को। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है लुइस फिलिप। लुइस फिलिप ने क्या किया, लुइस फिलिप के लीडरशिप में लोगों ने लुई 18 को जो है ओवरथ्रोन कर दिया, उनको उनके पद से हटा दिया और यहां पे फिर से फ्रांस में स्टैब्लिश किया। क्या, फिर से आप देखेंगे फ्रांस में स्टैब्लिश होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब आप देखेंगे 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया था, फिर फ्रांस में किंगशिप आई नेपोलियन बोनापार्ट की, फिर फ्रांस में, लेकिन वो किंगशिप कैसी थी, उसमें पूरा लिबर्टी भरा हुआ था। फिर आपने देखा कि कंजर्वेटिव्स हावी होते हैं तो फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी आता है, फिर से वही ऑर्थोडॉक्स मोनार्कियल रूल चलता है। लेकिन फिर क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और ये कब होता है, ये होता है आपका जुलाई 1830 में। कब होता है, जुलाई 1830 में। इसलिए इसका नाम जो है, इसका नाम जुलाई रेवोल्यूशन भी है। इसका नाम क्या है, जुलाई रेवोल्यूशन। ठीक, जुलाई 1830 में होता क्या है कि लोग नाखुश होते हैं कि भैया ये फ्रांस को, लुई 18 जो है फ्रांस को सही से रन नहीं करा पा रहा है, तो लुई फिलिप के लीडरशिप में फ्रांस में ओवरथ्रोन किया जाता है किसे, लुई 18 को। और लुई फिलिप जो है फ्रांस में अपने लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को स्टैब्लिश करते हैं। अब मोनार्क पे कौन बैठेगा, लुई फिलिप, है कि नहीं। लेकिन फ्रांस में ये मोनार्क लुई फिलिप किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क 1791 में आया था वो फिर से कहां आ रहा है, फिर से फ्रांस में स्टैब्लिश हो गया। ये था जुलाई रेवोल्यूशन, कहां का, फ्रांस का। अब हम देखिए ड्यूक मेटरनिच ने एक बात कही थी कि जब ट्रीटी ऑफ वियना हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि व्हेन फ्रांस sneezes then whole Europe catches cold। व्हेन फ्रांस sneezes then whole Europe catches cold। जब फ्रांस को छींक आती है ना तब सब यूरोप को पता चलता अच्छा सर्दी आ गई है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका इनडायरेक्ट वे में मतलब यह है कि जो काम फ्रांस करेगा उसी को सब कॉपी करेंगे। अब देखिए फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, फ्रांस में हुआ था, तो फ्रांस में हुआ तो पूरा यूरोप ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्योंकि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ गया था तो सब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे। अब 1830 जुलाई में फिर से फ्रांस में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, है कि नहीं। लुई फिलिप फिर से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क आते हैं, तो अब इसको देखकर अब ये दोनों भी क्या करेंगे, उत्पात मचाएंगे। अब रेस्ट ऑफ द यूरोप भी डिमांड करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क चाहिए। तो अब जैसे जुलाई में ये होता है, अब फ्रांस को देख के क्या होता है, फ्रांस को देख के अब हर कंट्रीज क्या करेंगी, अब हर कंट्रीज रिवॉल्यूशन करेंगी। वही ड्यूक मेटरनिक की आपको पता है ना स्टेटमेंट, व्हेन फ्रांस sneezes whole यूरोप कैचेस कोल्ड। वही हाल यहाँ होगा, फ्रांस को हर कंट्री कॉपी करेंगी। फ्रांस के बाद आता है बेल्जियम। देखिए जुलाई 1830 महीने का फर्क है। अक्टूबर 1830 को होता क्या है, अक्टूबर 1830 को यहाँ पे बेल्जियम में रिवॉल्यूशन हो जाता है। बेल्जियम किस वजह से रिवॉल्यूशन होता है, क्योंकि बेल्जियम वाज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट था बेल्जियम, बेल्जियम पार्ट था नीदरलैंड का। बेल्जियम वाज अ पार्ट ऑफ नीदरलैंड, ये नीदरलैंड से खुद को अलग करना चाहता था, तो इसने क्या किया, अपने यहाँ रिवॉल्यूशन किया। क्यों किया, क्योंकि देखिए फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क आ गया था, तो हर कंट्री अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली करता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल को दे देता है। इन विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, देन व्हाट हैपन, जो एक्चुअल पावर है वो किसके हाथ में आ जाती है, वो आ जाती है पीपल के हाथ में। तो बेल्जियम में भी कहा कि भैया हमको भी क्या चाहिए, हमको भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन चाहने के लिए पहले बेल्जियम को अलग होना पड़ेगा। बेल्जियम किससे अलग होगा, जो उनके कल्चर से बिलोंग नहीं करते, नीदरलैंड से। तो बेल्जियम ने रिवॉल्यूशन अक्टूबर 1830 में किया और अपने आप को नीदरलैंड से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ये था बेल्जियम रिवॉल्यूशन। इसके बाद आता है आपका ग्रीस रिवॉल्यूशन। अब ग्रीस रिवॉल्यूशन होता क्या है, देखिए इनका जो ये बात चल रही थी ग्रीस की, वो 1821 से इनका मतलब कि ये डिमांड कर रहे थे कि हमें अलग कर दो। अब बात आ रही किससे अलग कर दो, तो ग्रीस वाज अ पार्ट ऑफ, ग्रीस जो है पार्ट था वो ऑटोमन अंपायर का था। ऑटोमन अंपायर आप जान रहे हैं ना कि जो आज आपका अरब कंट्रीज हैं ये प्लस
यूरोप का ईस्टर्न साइड इतना बड़ा ऑटोमन अंपायर था। तो इसी ऑटोमन अंपायर का पार्ट कौन था? इसी ऑटोमन अंपायर का पार्ट ग्रीस था। तो ये ग्रीस इसी ऑटोमन अंपायर से सेपरेट होना चाहता था और इसके लिए लड़ाई कब से इन्होंने चालू कर दी थी? 1821 में। लेकिन जब फ्रांस में जुलाई 1830 में यहाँ पे रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद 1830 में बेल्जियम में रिवॉल्यूशन होता है, तो फ्रांस होल यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ग्रीस भी कहां पीछे रहने वाला था? ग्रीस ने कहा भैया अब हम भी, तुम डाल तो हम पात। और ग्रीस ने किया क्या? ग्रीस ने 1831 में रिवॉल्यूशन को एकदम तेजी से बढ़ा दिया। रिवॉल्यूशन स्प्रेड रैपिडली, एकदम वायलेंस वाला रिवॉल्यूशन। और फिर होता क्या है? 1830 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1832 को होता क्या है? 1832 को होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है 1832 को। और इस ट्रीटी के बाद ग्रीस सेपरेटेड फ्रॉम ऑटोमन अंपायर। तो ये तीन बिगेस्ट रिवॉल्यूशन थे एट द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 48। तीन बिगेस्ट रिवॉल्यूशन हुए। पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होता है? जुलाई 1830 में। जुलाई 1830 में होता क्या है? जुलाई 1830 में ये होता है कि जो आपके किंग थे लुई 16, जो बर्बन डायनेस्टी कंजर्वेटिव्स ने एस्टैब्लिश किया था, वो सही से रन नहीं करा पा रहे थे। तो लुइस फिलिप की लीडरशिप में फ्रांस में क्या होता है? उनको ओवरथ्रोन कर दिया जाता है और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आता है। मोनार्क पे बैठेगा कौन? लुइस फिलिप। और किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जुलाई 1830 में होता है इसलिए इसको जुलाई रिवॉल्यूशन कहते हैं। फिर इसी को देख के अन्य कंट्री भी अपने यहाँ रिवॉल्यूशन करेंगी, जिसमें एक बड़ी कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम में रिवॉल्यूशन चालू होता है अक्टूबर 1830 में। बेल्जियम जो है वाज द पार्ट ऑफ नीदरलैंड। ये नीदरलैंड से खुद को सेपरेट करना चाहता था क्योंकि अपनी कंट्री अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता था। और अक्टूबर 1830 में बेल्जियम सेपरेटेड फ्रॉम नीदरलैंड एंड यूनिफाइड हिमसेल्फ। और उसके बाद फिर आता है ग्रीस रिवॉल्यूशन। इनका जो संघर्ष था वो 1821 से ही चल रहा था और ये बहुत बड़े अंपायर का पार्ट था जिसका नाम था ऑटोमन अंपायर। अब होता क्या है? इन दोनों रिवॉल्यूशन को देखने के बाद इनको लगता है कि अगर हम भी एक रिवॉल्यूशन कर देंगे और वायलेंस से भरा हुआ रिवॉल्यूशन करेंगे तो उसका कुछ फायदा हो सकता है। और फायदा हुआ भी। 1831 में ये रिवॉल्यूशन स्प्रेडली फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है पूरे ग्रीस में। और इसका कारण ये होता है कि ऑटोमन अंपायर से ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और इस ट्रीटी के बाद ग्रीस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम ऑटोमन अंपायर। ये थे एज ऑफ रिवॉल्यूशन के तीन, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन जो हुए। आई होप आपको ये तीनों रिवॉल्यूशन क्या हो गए होंगे? एकदम अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े। अब देखिए होता क्या है। आपने क्या क्या देखा? कंजर्वेटिव्स हावी होते हैं 1815 से 1830 तक, वो हावी रहते हैं। इसी बीच हम ढेर सारी सीक्रेट सोसाइटी को देखते हैं, है कि नहीं? उसमें हमने जिसपे मजीनी साहब को भी देखा। उसके बाद हमने देखा कि जब कंजर्वेटिव से लोग और सीक्रेट सोसाइटी से लोग मोटिवेट हुए, उनसे इंस्पायर हुए और कंजर्वेटिव से नाराज थे, तो हमने देखा कि तीन बिगेस्ट रिवॉल्यूशन हमने देखा, है कि नहीं? चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, ग्रीस रेवोल्यूशन हो या फिर बेल्जियम रेवोल्यूशन हो। और इसी 1815 से 1850 तक आप क्या देखेंगे? एक आइडियोलॉजी, बहुत ही नई आइडियोलॉजी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे यूरोप में स्प्रेड हुई थी। उस आइडियोलॉजी का नाम है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म। अब मैं इसे आइडियोलॉजी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने एट द बिगिनिंग ही आपको बताया था कि जिस शब्द के लास्ट में इज्म आ जाएगा दैट मींस ये किसी न किसी आइडियोलॉजी को क्या कर रहा होगा? बिलोंग कर रहा होगा। तो 1815 से जब से कंजर्वेटिव्स में यूरोप में हावी होते हैं दोबारा नेपोलियन बोनापार्ट के बाद से, और 1850 तक ये आइडियोलॉजी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑल ओवर यूरोप में अच्छे तरीके से स्प्रेड होती है और ये बहुत ही नई आइडियोलॉजी थी। आइए समझते हैं ये रोमांटिसिज्म क्या है, किस आइडियोलॉजी का नाम है। देखिए बेसिकली रोमांटिसिज्म होता क्या है? रोमांटिसिज्म होता है बाय डिंट ऑफ कल्चरल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? बाय डिंट ऑफ कल्चरल मूवमेंट spread a national sentiments among the people is known as a romanticism। फिर समझिए, by dint of a cultural movement spread a national sentiments among the people, this kind of ideology is known as
रोमांटिसिज्म। ठीक, तो मैंने बताया क्या, किसके द्वारा, बाय डिंट ऑफ कल्चरल मूवमेंट, बाय डिंट ऑफ कल्चरल मूवमेंट। क्या स्प्रेड करना है, स्प्रेड अ नेशनल सेंटिमेंट्स, किसके बीच, among the people। This ideology is known as romanticism। आई होप रोमांटिसिज्म समझ में आ गया होगा। रोमांटिसिज्म वो रोमांटिसिज्म नहीं है जो आप मूवीज में देखते हो कि शाहरुख खान बाहें फैला रहा है, कह रहा है की किरण, ये वो रोमांटिसिज्म नहीं है। रोमांटिसिज्म यहाँ पे, रोमांटिसिज्म बहुत ही तगड़ा आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी क्या है कि कल्चरल मूवमेंट के द्वारा, कल्चरल मूवमेंट के द्वारा हमारा आपका कल्चर सेम है तो हम और आप ज्यादा यूनिफाइड महसूस करेंगे। हमारा आपका फूड एक है तो हम और आप ज्यादा एक दूसरे से कलेक्टिव बिलोंगिंग्स फील करेंगे। हमारी आपकी लैंग्वेज सेम है तो हम और आप ज्यादा यूनिफाइड फील करेंगे, है कि नहीं। अगर आप गए हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, गए हैं बेंगलोर काम करने, अब बेंगलोर में सब साउथ इंडियन है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आप साउथ इंडियन से उतना ज्यादा रिलेट नहीं फील कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई बिहार का आदमी गया है, कोई दिल्ली का आदमी गया है, उससे आप ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे, बिकॉज योर लैंग्वेज आर सेम। आपकी लैंग्वेज से के बिहाफ पे आप एक दूसरे से यूनिफाइड फील कर पाएंगे, एक कनेक्शन फील कर पाएंगे जो आप साउथ इंडियन के साथ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार आप फॉरेन कंट्री में गए हैं, फॉरेन कंट्री में आप फॉरेनर्स के साथ उतना ज्यादा कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं फील कर पाएंगे जितना आप इंडियन के साथ फील कर पाएंगे। बस आप सुनने को मिल जाए कि आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, तो दोनों भाई भाई वहां बन जाएंगे। इस प्रकार की कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग कैसे आनी है, बाय डिंट ऑफ कल्चरल मूवमेंट। अब कल्चरल मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फूड, कल्चरल मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कल्चरल मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कल्चरल मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, किसी भी बेस पे अगर नेशनल सेंटिमेंट जाग रहे हैं लोगों के अंदर तो इसी आइडियोलॉजी को क्या कहेंगे, रोमांटिसिज्म। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन बोर्ड। रोमांटिसिज्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज देखते हैं कि अगर आपको रोमांटिसिज्म समझ में आ गया तो हम ये देखते हैं कि ये रोमांटिसिज्म जो है, रोमांटिसिज्म के पहले नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे स्प्रेड होती थी और रोमांटिसिज्म के एरा में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे शेयर होती थी। तो हम दो चीज देखेंगे, बिफोर रोमांटिसिज्म, या यहां ऐसे लिख ले रहे, हाउ नेशनल सेंटिमेंट स्प्रेड। कब, एक बिफोर रोमांटिसिज्म एरा कैसे स्प्रेड होता था, और दूसरा हम देखेंगे कि इन रोमांटिसिज्म एरा, इन रोमांटिसिज्म एरा, कि रोमांटिसिज्म एरा में नेशनल सेंटिमेंट्स कैसे स्प्रेड होते थे और रोमांटिसिज्म एरा से पहले नेशनल सेंटिमेंट कैसे स्प्रेड होते थे। तो देखिए, बिफोर रोमांटिसिज्म एरा, जब तक रोमांटिसिज्म जैसा आइडियोलॉजी नहीं आया था, तब अगर आपको नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड करानी है तो कैसे होता था, तो ऐसे होता था, बाय वॉर, बाय टेरिटोरियल एक्सपेंशन, या तो युद्ध करके, कि बोनापार्ट किसी दूसरे कंट्री में स्प्रेड कर रहा था, फ्रांस के लोग खुश हैं, बाय वॉर, बाय वॉर, कि भैया और वॉर से होगा क्या, टेरिटरी एक्सपेंड होगी, तो फ्रांस के लोग खुश, भैया फ्रांस क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हमारा फ्रांस क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है कि नहीं, हमारा फ्रांस बड़ा हो रहा है। तो बाय वॉर, बाय टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जब तक रोमांटिसिज्म एरा नहीं आया था, इस प्रकार से क्या होती थी,
कंट्रीज अपने आप को नेशनलिज्म की फीलिंग ऐसे स्प्रेड कराती थी, है कि नहीं, कि हम एक कंट्री के हैं, तुम्हारी कंट्री, हम नहीं जा रहे लड़ने, तुम्हारी कंट्री जा रही है लड़ने, तो यूनिफाइड वाली फीलिंग आती थी, कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग आती थी। बट इन रोमांटिसिज्म मेरा 1815 के बाद से, मोस्ट प्रोबेबली 1830 के बाद से तो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई। वो रोमांटिसिज्म एरा कैसे आई? वो रोमांटिसिज्म एरा आई बाय कल्चर, बाय कल्चरल मूवमेंट। वो रोमांटिसिज्म एरा कैसे आई? बाय कल्चरल मूवमेंट। अब कल्चरल मूवमेंट में क्या क्या आ सकता है? कल्चरल मूवमेंट में सेम फूड के बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पे, है कि नहीं, रेस के बिहाफ पे। यूरोप में तो रेस होगा ना, यूरोप में तो कास्ट होगा नहीं, रेस के बिहाफ पे। और किस बिहाफ पे हो सकता है? ड्रेस के बिहाफ पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के बिहाफ पे। हमारी आपकी लैंग्वेज सेम है, हम और आप ज्यादा कलेक्टिव बिलोंगिंग फील करेंगे, हम आप ज्यादा यूनिफाइड फील करेंगे, हमारे आप में ज्यादा कनेक्शन होगा। हमारा आपका खाना सेम है तो हम और आप साथ में लंच में ज्यादा बैठेंगे इन कंपैरिजन टू अदर। हमारा आपका रिलीजन एक है तो हम और आप ज्यादा यूनिफाइड फील करेंगे। हमारा आपका रेस एक है, व्हाइट पीपल ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे, ब्लैक पीपल ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे। हमारा आपका पहनावा का ढंग एक है, धोती कुर्ता ज्यादा फील करेंगे, कोट पैंट ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे। तो इन रोमांटिसिज्म एरा बाय कल्चरल मूवमेंट से लोग क्या करते थे? अपने आप को यूनिफिकेशन फील करते थे, यूनिफाइड फील करते थे। ठीक है, तो ये था रोमांटिसिज्म। आई होप आपको रोमांटिसिज्म एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर रोमांटिसिज्म बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम आगे देखेंगे क्या? अब देखिए होता क्या है, थोड़ा केस समझिए। होता यह है कि इन्हीं समय में 1829 में आपको पता है अमेरिका का स्ट्रीट वॉल एक्सचेंज या वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन, स्ट्रीट वॉल एक्सचेंज, जिसे अमेरिका का क्या माना जाता था? माना जाता है स्टॉक मार्केट, जैसे अपने यहाँ बॉम्बे एक्सचेंज वगैरह है। तो अमेरिका का स्ट्रीट वॉल एक्सचेंज में क्या होता है? धड़ाम हो जाता है, मतलब यहां से ये कोलैप्स करने लगता है। अब कोलैप्स करने लगता है तो इससे पूरा यूरोप में 1830 के आसपास आप देखोगे रेस्ट ऑफ द यूरोप में आपको क्या देखने को मिलेगा? इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमी के बेस पे मंदी देखने को मिलेगी। जब अमेरिका का स्टॉक मार्केट, अमेरिका का स्ट्रीट वॉल एक्सचेंज क्या हो जाता है? कोलैप्स कर जाता है। आप कहोगे अमेरिका का कोलैप्स हो रहा है तो इसमें यूरोप पे क्यों प्रभाव पड़ रहा है? तो समझिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका एकमात्र कंट्री थी जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो वॉर से तो किसी को फायदा होना नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका एकमात्र कंट्री थी जिसने हर कंट्री को, चाहे वो एलाइड पावर से बिलोंग कर रही हो या फिर एक्सिस पावर से बिलोंग कर रही हो, हर कंट्री को उसने फूड प्रोवाइड किया, हर कंट्री को आर्म एम्यूनिशन प्रोवाइड किया, हर कंट्री को मनी प्रोवाइड किया, हर कंट्री को व्हाटएवर दे हैव टू नीड रिसोर्स, जितनी भी रिसोर्सेज हो सकती थी, अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रोवाइड किया, हर कंट्री को लोन प्रोवाइड किया, वो कौन था? अमेरिका। अब जब अमेरिका ही मंदी में जूझेगा, अमेरिका में ही पैसे की कमी आएगी, तो अमेरिका जो बाकी कंट्री को लोन बांटा हुआ है, बाकी कंट्री को जो रिसोर्स बांटा हुआ है, वो अपना रिसोर्स वापस लेगा। तो जब अपना रिसोर्स वापस लेगा तो, क्योंकि उसको तो वो भाई बांटा किस लिए है कि कभी भी हमारे ऊपर दिक्कत आएगी तो हम अपना ले लेंगे। तो जब उसके ऊपर दिक्कत आई, उसने यूरोपियन कंट्री से मांगना चालू किया, और जब यूरोपियन कंट्री से मांगना चालू किया तो वहां पूरे यूरोप में क्या आ गई? इकोनॉमिक हार्डशिप। और सिर्फ इकोनॉमिक हार्डशिप नहीं आई,
भगवान ने सोने का सुहागा कर दिया। क्या किया? उस समय तक यूरोप की पॉपुलेशन भी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। अब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो क्या होगा? डिमांड भी बढ़ेगा। लेकिन क्या लैंड जो है यूरोप में, क्या लैंड भी बढ़ेगा? लैंड तो उतना ही रहेगा। लैंड तो एक्सपेंड करेगा नहीं बहुत ज्यादा। और इससे हुआ क्या? सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि एक तो लैंड लेस थी यूरोप, और दूसरा क्या? इकोनॉमिक हार्डशिप के कारण क्या हो गया? सप्लाई कम। और जब सप्लाई कम होगा, और इस पे हुआ क्या? बैड हार्वेस्टिंग भी हो गई। जैसे इस समय इंडिया में देख रहे हो बैड हार्वेस्टिंग, चावल, वो पैडी पैडी की हार्वेस्ट का समय आ रहा है तो पानी बरस रहा है। इट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। पंजाब में देखो बाढ़ आ गई। ऐसे बहुत से पैडी वाले स्टेट हैं जो इस बार पैडी जहां पे प्रोडक्शन क्या नहीं हो पाया, बहुत अच्छा नहीं हो पाया, तो हमारे यहाँ क्या हो गया? बैड हार्वेस्ट इस बार। तो यूरोप में 80s 30s के दौर में ये चीजें हुई। क्या हुआ कि 1829 में स्ट्रीट वॉल एक्सचेंज धड़ाम कर जाता है अमेरिका का। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबको लोन बांटा होता है तो अपना पैसा खींचने लगता है, अपनी कंपनियां, अपना सारा बिजनेस वापस करने लगता है। वापस जब करने लगता है तो पूरे यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाती है। इकोनॉमिक हार्डशिप आने से हुआ क्या? साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो डिमांड बढ़ गई। लैंड तो उतना ही था तो सप्लाई क्या हो गया? गिर गया। सप्लाई क्यों गिर गया? लैंड उतना ही है तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, और इकोनॉमिक हार्डशिप थी, और साथ ही साथ बैड हार्वेस्ट होने लगा। तो बैड हार्वेस्ट होने लगा तो लोग क्या करने लगे? बैड हार्वेस्ट होने लगा तो लोगों के पास काम नहीं बचा। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि यूरोप में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? पीजेंट और वर्कर्स। और जब बैड हार्वेस्ट होने लगा तो गांव में लोगों के पास, कंट्री साइड में लोगों के पास काम नहीं बचा। और जब कंट्री साइड में लोगों के पास काम नहीं बचा तो वो माइग्रेट करने लगे। माइग्रेट कहां से करने लगे? फ्रॉम कंट्री साइड टू अर्बन एरिया, या लिख लो फ्रॉम कंट्री साइड टू सिटी। वो सिटी की ओर माइग्रेट करने लगे कि भैया गांव में फसल भी खराब हो गई है कि नहीं? बैड हार्वेस्टिंग आ गया है, फसल खराब हो गया है, अब गुजारा तो करना है। गुजारा कैसे होगा? चलो शहर में चलते हैं, इंडस्ट्री वगैरह है, वहीं चल के काम शाम करते हैं, कुछ भोजन पानी होगा व्यवस्था। जब यहाँ पे चीजें संभलेंगी गांव में फिर वापस आएंगे हम। और जब शहर जाते हैं तो पता चलता है शहर की हालत और बदतर, शहर की हालत और बेकार। क्यों? क्योंकि जैसे ही शहर में पहुंचते हैं देखते क्या है कि भैया शहर में तो स्लम एरिया बन गया है, कि हम जो सोच के आए थे ऐसे हजारों लोग सोच के आए हैं। से कुंभ में नहाने लोग गए तो लोगों ने सोचा भैया भोर में नहाते हैं सुबह 4 बजे, बहुत कम लोग गए होंगे, ऐसा सबने सोच रखा था। करोड़ों की भीड़। समझ रहे हो? तो सबने सोचा कि भैया कंट्री साइड से कहां चलते हैं, सिटी चलते हैं। सिटी पहुंचे तो सिटी पता चला कि भैया वर्कर तो भरे हुए हैं इंडस्ट्री में, काम ही नहीं है शहर में। और जो भी काम छोटा मोटा मिल रहा है उससे सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है। गांव में तो फिर भी सर्वाइवल हो जा रहा था, शहर में तो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि शहर में एक चीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, रहने के लिए पैसा चाहिए, पानी के लिए पैसा, बिजली के लिए पैसा, हर चीज में क्या लग रहा है? पैसा। तो शहर ज्यादा मुश्किल है। इसी का एक एग्जाम्पल है। और देखो ये अवसाद जो है ना, ये जो अवसाद अभी देख रहे हो ना, ये कितना अवसाद आ गया है, बैड कंडीशन। यही अवसाद फ्रांस अपने लिए अवसर बनाएगा। फिर से बोल रहा हूं, यही अवसाद, यही बैड सिचुएशन फ्रांस के लिए वरदान साबित हुई। फ्रांस इसी अवसाद को अवसर, अपॉर्चुनिटी में बदल लेगा। कैसे बदलेगा? आइए देखते हैं। होता क्या है, 1848 की बात है। 1848 की बात है। 1848 में होता क्या है? 1848 में
यही चीज फ्रांस की सिटी और जो कैपिटल भी है पेरिस, सब जानते होंगे पेरिस को। फ्रांस की सिटी कैपिटल जो है पेरिस में भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोग माइग्रेट होने लगते हैं कंट्री साइड टू सिटी और पहुंच जाते हैं पेरिस सिटी कि चलो भैया पेरिस सिटी क्या है, राजधानी है, जैसे इंडिया की दिल्ली है, चलेंगे वहां ज्यादा काम होगा। पहुंचते हैं पता चलता है यहाँ काम ही नहीं है और चीजों के दाम बढ़े, हर चीज में पैसा लगेगा शहर में, तो लोग आग बबूला जाते हैं, लोग मेंटली पागल हो जाते हैं। पागल मतलब इन द सेंस कि अपना आपा खो देते हैं और फिर दंगे चालू हो जाते हैं पेरिस सिटी में। और जब पेरिस सिटी में चालू होते हैं, याद करिए जुलाई रेवोल्यूशन फ्रेंच में 1830 में जो हुआ था, उस समय किंग कौन था, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो मोनार्क पे कौन बैठा था, हेड ऑफ द फ्रांस कौन था, लुई फिलिप। और जब पेरिस में मॉब अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो जो लुई फिलिप था, लुई फिलिप ये क्या हो जाता है, ये भाग जाता है, रन अवे। ये भाई मॉब हो गया, ये वो भाई कंट्रोल करो, कैसे कंट्रोल होगा, इसने कहा भैया मेरे बस की बात नहीं है और ये यहां से भाग जाता है। प्रेशर आया, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया, कौन, लुई फिलिप। इसी तरह बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, प्रेशर किस पे होगा, आप पे, या तो बिखर जाओ या तो निखर जाओ, या तो फ्रांस बन जाओ या तो लुई फिलिप इंसान बन जाओ। इट इज अप टू यू कि आपको बनना क्या है। आपको अवसाद को अवसर में बदलना है कि परेशानी से लड़ना है कि परेशानी से भागना है। जहां भागोगे वहां फिर परेशानी आएगी और लड़ोगे तो परेशानी आपसे भागेगी। अंडरस्टूड। लुई फिलिप नहीं बनना है, फ्रांस की पब्लिक बनना है। लुई फिलिप क्या हुआ, भाग गया। लुई फिलिप भाग गया तो भैया फ्रांस के लोगों ने बीड़ा उठाया कि कोई बात नहीं, इकोनॉमिक हार्डशिप आया है, हम लड़ेंगे। और फ्रांस के लोग मिलके ग्रुप बना के असेंबली बनाते हैं और फ्रांस को डिक्लेयर करते हैं क्या, फ्रांस एज अ रिपब्लिक नेशन। अर्थात अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से सिर्फ किस पे आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन पे। अभी तक जो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था जिस फ्रांस में, अब उस फ्रांस ने अपने आप को रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर किया। लुई फिलिप भाग गया तो मोनार्क तो हट गया ना, तो मोनार्क हट गया तो पीपल ने कहा अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क चाहिए नहीं, अब हमारे कंट्री में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होगा और हम अपनी कंट्री को कैसा कंट्री बनाएंगे, रिपब्लिक नेशन। रिपब्लिक नेशन मतलब एक्चुअल पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल, और जहां पे हेड ऑफ द कंट्री का टाइम पीरियड क्या हो, फिक्स हो, रिप्रेजेंटेटिव का टाइम पीरियड क्या हो, फिक्स हो। वो कंट्री कैसी कंट्री होती है, रिपब्लिक कंट्री। तो अपने आप को रिपब्लिक नेशन बनाता है और फ्रांस क्या बनता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन बनता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने काम क्या किया जो आज तक इंडिया में तक नहीं हुआ है, इन्होंने बनाया राइट टू वर्क। दिस इज द फंडामेंटल राइट एट दैट टाइम इन फ्रांस। इस असेंबली ने, एक्चुअल पावर्स इन द हैंड ऑफ पब्लिक, पब्लिक का ग्रुप ने मिलकर कहा कि भैया राइट टू वर्क सबको, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीक, है कि नहीं, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, ये सब। उसी तरह यहां पे राइट टू वर्क आज तक बहुत सी कंट्रियों में नहीं है। फ्रांस राइट टू वर्क कि सबको नौकरी, सबको जॉब, राइट टू वर्क। और सिर्फ राइट टू वर्क नहीं देती, और क्या करती है, एडल्ट सफ्रेज, अर्थात 21 प्लस मतलब 21 ईयर जिसकी होगी वो अब क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं फ्रांस में। 21 ईयर, और सिर्फ कौन दे सकते हैं, मेल। ध्यान रखिएगा अभी भी फीमेल को नहीं मिला है। फीमेल को फ्रांस में कब मिलता है, 1946 से वोटिंग राइट मिलता है। 1946 से वुमेन हैव राइट टू वोट। ठीक है,
ये थी फ्रांस। तो फ्रांस आप देख रहे हो, मोनार्क से पहले देखिए, बिफोर 1789 फ्रांस was a monarchical country. In 1789 French Revolution. After French Revolution in 1791 France become a constitutional monarch, है कि नहीं? फिर in 1799 there was a person which name is Napoleon Bonaparte who make himself a king of France, but he gave to people what? Liberty. 1815 from France become a monarchical country again. In 1830 France become a constitutional monarch. Louis Philippe in 1848. Pressure, opportunity. Bad situation, opportunity. France become a republic nation, and now in France there is no constitution monarch. In France there is a constitution. That means the actual power is in the hand of people, and the extraordinary work is right to work, adult suffrage, and the bad work is they didn't give a woman to write a vote. Understood? इतना चीज समझ में आया? अब एक और कहानी इसी इकोनॉमिक हार्डशिप पे है, वो है सिलेशिया की कहानी। वो किसकी कहानी है? सिलेशिया की। अब देखिए सिलेशिया में क्या होता है। सिलेशिया में होता ये है, स्टोरी ऑफ सिलेशिया। सिलेशिया कहाँ है? सिलेशिया है पोलैंड में। होता क्या है, पहले कॉन्ट्रैक्टर वीवर्स के बीच अच्छा खासा कनेक्शन था। सिलेशिया विलेज की हम बात कर रहे हैं, कंट्री साइड की। तो कंट्री साइड में कॉन्ट्रैक्टर शहर से आते थे और उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे वीवर्स को, और वीवर्स को कहते थे कि भैया आप इनसे क्या करिए, बुन के, बुनकर को बुनने को दे देते थे कि आप इससे बढ़िया कपड़ा बुन के हमें दीजिए, और उसके बदले इनको अच्छा खासा पैसा कॉन्ट्रैक्टर देते थे। फिर इकोनॉमिक हार्डशिप आता है, तो पूरे रेस्ट ऑफ द यूरोप में ही इकोनॉमी के बेस पे एकदम बेकार रहती है यूरोप। तो होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वीवर्स को फिर से देते हैं रॉ मटेरियल और कहते हैं कि भैया इनको बुन के हमें अच्छे से कपड़ा दीजिए। तो वीवर्स कहते हैं भैया हमारा पैसा बढ़ा दीजिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अभी हमने देखा कि पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, बट सप्लाई कम। जब सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा भैया हमारा प्राइस बढ़ा दीजिए, हमारा मतलब कि मेहनत सारा तो हमारा है, आप तो बस रॉ मटेरियल देते हैं, आप तो बस एज अ मीडियम ज्यादा हमसे कमा रहे हैं, एक्चुअल सारा हार्डवर्क किसका है? सारा हार्डवर्क मेरा है कि नहीं? तो कॉन्ट्रैक्टर ने किया क्या, कहा भैया इकोनॉमिक हार्डशिप है, उन्होंने कम देना चालू कर दिया, पैसा और कम। वीवर्स ने मना कर दिया, भैया हम करेंगे ही नहीं काम, करेंगे ही नहीं। तो झड़प हो गई, झड़प हो गई तो वीवर्स भगा दिए, और भगा दिए तो कॉन्ट्रैक्टर्स को ह्यूमिलिएशन फील हुआ, और जब ह्यूमिलिएशन फील हुआ, और सिर्फ ह्यूमिलिएशन नहीं फील हुआ, वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के घर वर सब तोड़ दिए। कॉन्ट्रैक्टर वहां से भाग के दूसरे गांव गए, दूसरे गांव में भी ठिकाना नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्टर भाग के सिटी गए और सिटी से सोल्जर लेकर आए, सोल्जर लेकर आए, और सोल्जर और वीवर में क्या हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, झड़प हो गई। और इस झड़प में क्योंकि सोल्जर के पास क्या थे, सोल्जर के पास एडवांस वेपन थे, और इनके पास क्या थे, ओल्ड वेपन थे।
इसमें होता क्या है, इसका रिजल्ट ये होता है कि 11 वीवर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये था स्टोरी ऑफ सिलेशिया। ठीक, ये था स्टोरी ऑफ सिलेशिया। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द यूरोप क्या हो रहा है, रेस्ट ऑफ द यूरोप यूनिफाइड हो रहा है। हमने फ्रांस को देखा, फ्रांस यूनिफाइड हो गया है कि नहीं। फिर हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर कंट्री क्या होंगी, अब यूनिफाइड होंगी। ठीक, अब देखिए होता क्या है, जो है फ्रांस एक रिपब्लिक नेशन बन चुका। फिर से याद करिए ड्यूक मेटरनिच, व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड। अब हर होल यूरोप कैचेस कोल्ड होगा तो भैया फ्रांस इंडिपेंडेंट नेशन बन गया है, तो उसको कॉपी अब सब करेंगे ना। अब जर्मनी भी बनना चाहेगा, इटली भी बनना चाहेगा, है कि नहीं, सब अपने आप को यूनिफाइड करना चाहेंगे। तो भैया फ्रांस अपने आप को नेशन बना लिया, फ्री नेशन हो गया, हम भी अब फ्री होना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें दबा के पूछते हैं बोर्ड, इसको अच्छे से पढ़िए, इस पे लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। तो जितना बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं उतना बेहतरीन ढंग से समझ ले जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। देखिए जर्मनी है क्या, जर्मनी जो है छोटे मोटे स्टेट में क्या था, डिवाइड था, आपको पता है 39 फेडरेशन ऑफ जर्मनी, जो क्या था, अनटच था, हमने यही देखा था। ये एक बड़ा स्टेट था प्रशिया, और ये जर्मन के छोटे छोटे स्टेट थे, ऐसे डिवाइड थे, छोटे छोटे स्टेट थे, अभी यूनिफाइड नहीं था। अब होता क्या है कि जर्मन में एक चर्च था जिसका नाम था सेंट पॉल। क्या नाम था, सेंट पॉल। सेंट पॉल में कुछ मेंबर्स जाते हैं और इस सेंट पॉल को बना देते हैं फ्रैंक और इसको बना देते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, जर्मन के लोग ने देखा भैया 1848 में क्या हो गया, 1848 में फ्रांस इंडिपेंडेंट हो गया, फ्रांस अपने आप को फ्री नेशन बना लिया। तो ये अच्छा डेट भी देख लीजिए, डेट उस समय क्या थी, मई 1848। देखो 1848 में फ्रांस भी, और मई 1848 की बात है कि जर्मन के कुछ लोग जाते हैं चर्च में, चर्च का नाम क्या होता है, सेंट पॉल, और सेंट पॉल को बना देते हैं फ्रैंकफर्ट चर्च, सेंट पॉल को बोल देते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और बना देते हैं उसी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और वहां बन जाती है ऑल नेशनल जर्मन असेंबली। ठीक है, और इस ऑल नेशनल जर्मन असेंबली में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 831 मेंबर। कितने मेंबर, 831 मेंबर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली में इकट्ठा होते हैं, और ये मिलकर बना देते हैं सेंट पॉल को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और एक नेशनल असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ लूप होल था। लूप होल क्या था कि पूरे यूरोप में मेजॉरिटी में कौन था, पीजेंट थे, पूरे मेजॉरिटी में कौन था, वर्कर थे, और ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली किसको तवज्जो नहीं देती थी, इन्हीं पीजेंट्स को और इन्हीं वर्कर्स को ये भाव नहीं दे रही थी, इनको निग्लेक्ट कर रही थी, इनको क्या कर रही थी, नेग्लिफाई मान रही थी कि भैया किसी काम के नहीं हो, तुम लोग क्या बनाओगे रूल एंड रेगुलेशंस, तुम लोग बस जाओ खेत में काम करो, जाके इंडस्ट्री में काम करो, है कि नहीं। और जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में ये लोग हैं, और जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल ही असेंबली को नहीं मानेगी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ही इनके रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानेगी, तो भैया काहे का रूल, काहे का रेगुलेशन, काहे की असेंबली, काहे का पार्लियामेंट। ये इनके लिए चिंता का विषय बन गया कि ये तो मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, हम वही कालिदास हैं जो जिस डाल में बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, इनके लिए सरदर्द बन गया। और फिर इनके दिमाग में आया कि क्यों ना चलते हैं रशिया के किंग की मदद लेते हैं, नोबेलिटी की मदद लेते हैं, थोड़ा डर रहेगा, दबदबा बन जाएगा, दबदबा बन जाएगा तो डर के कारण ये क्या करेंगे, हमारे रूल को फॉलो करा करेंगे, है कि नहीं, जो हम बना देंगे। तो ये सारे ऑल नेशनल जर्मन असेंबली के जो लिबरल्स थे वो पहुंच जाते हैं किसके पास, रशिया किंग के पास,
उस समय प्रशिया का किंग कौन होता है, ये जरा देख लीजिए। उस समय प्रशिया का किंग होता है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। उस समय प्रशिया का किंग होता है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। और उससे बताते हैं कि चिल्ले इलाही तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। कहे तोहफा क्या है? कहा तोहफा ये है कि हमने एक चर्च था सेंट पॉल, उसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना लिया है और हमने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, उसमें 831 मेंबर प्रेजेंट में है। बट दिक्कत ये है कि हमने पीजेंट वर्कर को कुछ भाव ही नहीं दिया, उनको हम कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि वी आर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, और मेजोरिटी में पूरे जर्मन में प्रेजेंट्स और वर्कर है, तो जो मेजोरिटी में है वो रूल एंड रेगुलेशन मान ही नहीं रहा है, कह रहा ऐसा भाड़ में गई, इसी पार्लियामेंट भाड़ में गया, ऐसा रूल एंड रेगुलेशन है कि नहीं, हम कुछ नहीं मानते। तो हम चाहते हैं कि आप क्या करिए, आप आइए और जर्मन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क करते हैं और जर्मन को क्या करिए, यूनिफाइड करिए। कहे अच्छा, कहे साहब एक दिक्कत और है। कहे क्या दिक्कत है? कहे ये फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया ये हमको परेशान कर रहे हैं। कहे कैसे परेशान कर रहे हैं? कहे साहब हम यूनिफाइड नहीं है। कहे हाँ, कहे हम यूनिफाइड नहीं है, तो ये तीनों लगातार हम पे अटैक कर रहे हैं और हमें लग नहीं रहा है, बिना अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, बिना किंग, बिना उसकी आर्मी के, हमें नहीं लगता है कि हम अपने इस जर्मन जो 39 स्टेट में डिवाइड है फेडरेशन, इसको हम बचा नहीं पाएंगे। तो इसको बचाने के लिए इन कंट्रीज से जो सोच रही है शहद है इसको लूट ले, मधुमक्खी की तरह इस पे कूद रही है, और दूसरा इस जर्मन नेशनल असेंबली को सीरियसली रूल एंड रेगुलेशन जो बना रही है उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए आपको आकर जर्मन को क्या बनाना पड़ेगा, जर्मन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का एस्टेब्लिशमेंट करके जर्मन को यूनिफाइड करना पड़ेगा। केसर सॉरी फ्रेडरिक विलियम फोर्ड ने कहा कि ये ऐसा है कि अभी हमारा मूड नहीं है, हम नहीं बनाते हैं। अभी तक तुम लोग को मोनार्क मोनार्क से पूरे यूरोप को दिक्कत थी, तो अब मोनार्क को ऐसी चीजों से दिक्कत है, और जाओ हम नहीं करते हैं। और फेडरिक विलियम फोर्ड ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इनके ऑफर को। जब इनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन समय है, परिवर्तनशील है, फेडरिक विलियम, समय बीता, फिर जर्मन का किंग, नेक्स्ट किंग बनते हैं कौन? ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट किंग किसके बाद बन रहे हैं? फेडरिक विलियम फोर्ड के बाद। नेक्स्ट किंग बनते हैं केसर विलियम फर्स्ट। केसर विलियम फर्स्ट, ठीक है, केसर विलियम फर्स्ट। एक सेकेंड, हाँ, केसर विलियम फर्स्ट यहाँ पे क्या बनते हैं? किंग बनते हैं। कहाँ के बनते हैं? रशिया के। और जब केसर विलियम फर्स्ट बनते हैं, अब भैया ये फेडरिक विलियम फोर की तरह मूडी थे नहीं, ये चालू आदमी थे। और केसर विलियम फर्स्ट ने ये सोचा और बाकी जो मोनार्कियल किंग थे उनको बुलाया और उनसे ये कहा कि गुरु एक बात समझ में नहीं आई। कहे क्या? कहे कि ये बताओ कि सारी कंट्री के लोग चिल्ला क्या रहे हैं? नेशनलिज्म, 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 फ्रीडम, 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 हमें क्या चाहिए? लिबर्टी, 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 है कि नहीं? हमें कंजर्वेटिव वाली थिंकिंग नहीं चाहिए, हमें ऑर्थोडॉक्सिटी नहीं चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए। कहे हाँ, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म सब चिल्ला रहे हैं। कहें ये बताओ, अगर हम नोबेलिटी ही नेशनलिज्म, नेशनलिज्म चिल्लाने लगे कि हमें भी नेशनलिज्म चाहिए, तो पीपल का सेंटिमेंट हमारे साथ आ जाएगा? कहे बिल्कुल सही बोल रहे हो, पीपल का सेंटिमेंट हमारे साथ तुरंत आ जाएगा। कहे पीपल का सेंटिमेंट जैसे ही हमारे साथ आएगा, अब करना क्या है? हम नेशनलिज्म, नेशनलिज्म चिल्लाएंगे कि नोबेलिटी को चाहिए नेशनलिज्म, हम अपने कंट्री में चाहिए क्या? नेशनलिज्म, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। तो नोबेलिटी के साथ कॉमन पीपल आएगा, और जब कॉमन पीपल आ जाएगा, मतलब हमारे लोग हमारे साथ हैं, तो हम किसी भी कंट्री पे क्या कर सकते हैं? धावा बोल सकते हैं। जब हमारे साथ अपने ही लोग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो हम किससे लड़ेंगे? और जब हमारे ही लोग अपने साथ हो जाएंगे तो हम दूसरे कंट्री पे क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे। किसके नाम पे? नेशनलिज्म के नाम पे। और जब दूसरे कंट्री पे अटैक करके उसको जीत लेंगे
तो हमारी टेरिटरी बड़ी हो गई और हम लोगों से कहेंगे देखो नेशनलिज्म के चलते हमारा टेरिटरी क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड हो जाएगा तो टेरिटरी बढ़ेगी ना, और उस टेरिटरी का फिर भी किंग कौन होगा, हम। हम कौन, मोनार्क, मोनार्कियल अर्थात नोबलिस्ट। लोगों ने कहा वाह यार क्या बात है, लगता है प्रसून सर से तुम नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ के आए हो, तभी इतनी बुद्धिमानी वाली बात कर रहे हो। और केसर विलियम फर्स्ट यही रूल अपनाता है और करता क्या है, वो कहता है कि प्रशिया टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाइड जर्मन, कि प्रशिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो किसको यूनिफाइड करेगा, वो पूरी पूरी जर्मन को यूनिफाइड करेगा। और किंग जो है केसर विलियम फर्स्ट, ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं अपने सीएम को, अपने सीएम को। इनका सीएम कौन है, अपने सीएम चीफ मिनिस्टर को, जिनका नाम है ऑटोमन बिस्मार्क। कि बेटा ऑटोमन इधर आओ, कहीं हाँ हुजूर बताइए, कहीं ऐसा है कि लोगों के इमोशन के साथ हम खेल गए हैं। नेशनलिज्म नेशनलिज्म बोल के हमने प्रशिया का बोल दिया है कि प्रशिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा पूरे जर्मन को यूनिफाइड करने का। तो प्रशिया इतना छोटा सा है, नेशनलिज्म के नाम पे इतना बड़ा सा हो जाएगा, और इस पूरे जर्मन का किंग कौन होगा, हम। किसके नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे। पब्लिक मूर्ख बन जाएगी। कहे बिल्कुल सही प्रभु, करे क्या आगे, कहे देखो तुम हमारे सीएम हो, वजीर आला हो, ऑटोमन बिस्मार्क, तुम एक काम करो, ये जो लोग परेशान कर रहे हैं ना, ऑस्ट्रिया फ्रांस डेनमार्क, इनसे निपटो। इनसे निपट गए, अपने आप जर्मन क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया। कहे जैसी हुकुम। और ऑटोमन बिस्मार्क क्या करते हैं, 7 साल, कितने साल, 7 साल, 7 ईयर, कितना वॉर लड़ते हैं, 3 वॉर। 3 वॉर में कौन कौन शामिल है, 3 वॉर में शामिल कौन कौन है, सबसे पहले फ्रांस, फिर डेनमार्क, और फिर ऑस्ट्रिया। और इन तीनों को क्या कर देते हैं, 7 साल में 3 लड़ाई और तीनों में विजयी। ये तीनों क्या कर देते हैं, इन तीनों को डिफीटेड बाई प्रशिया। 100% रिजल्ट ऑटोमन बिस्मार्क। और जब हरा देते हैं तो 1861 को उसी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, फ्रैंकफर्ट, उसी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ओथ लेता है कौन, टेकिंग ओथ, कौन, केसर विलियम फर्स्ट। और उसी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इन तीनों को वॉर में हरा दिया, ऑस्ट्रिया फ्रांस डेनमार्क को। और जर्मन के लोग कह ही रहे थे कि नेशनलिज्म नेशनलिज्म, और इतना पूरा टेरिटरी पे कह दिया कि भैया हमने यूनिफाइड कर दिया, हमने उन तीनों कंट्री को हरा के पूरा जर्मन जर्मन क्या कर दिया, एक कर दिया। कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग लाओ, वी आर ब्रदर्स। और इस पूरी टेरिटरी का अकेला किंग कौन बन गया 1861 में, और कहां से ओथ ले रहा है, देखो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से, केसर विलियम फर्स्ट। और बोल रहा है, बोलो जुबा केसरी, कौन बोल रहा है, केसर, है कि नहीं। ये हो गया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। समझ में आया, बहुत ही आसान भाषा में समझाए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। ठीक, अब देखिए इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। तो इटली जो है 7 पार्ट में डिवाइड था, कितने पार्ट में, 7 पार्ट में। और मेनली जो है उसके 4 पार्ट थे। वैसे वो टोटल 7 पार्ट में डिवाइड था, लेकिन मेनली वो कितने पार्ट में था, 4 पार्ट में। अब इटली को अगर देखें तो ये जो मेन किंग था इटली का, वो था विक्टर
इमैनुअल सेकेंड, है कि नहीं? और वो कहाँ का था? यहां सर्डमेनिया पिडमोंट, इस एरिया को बोलते थे सर्डमेनिया पिडमोंट। जहां का किंग कौन था? इस वाले एरिया का किंग कौन था? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ये जो नॉर्थ पार्ट है, यहां पर रूल किसका था? यहां पे रूल था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का। मिडिल वाले पार्ट में, ये जो मिडिल वाला पार्ट देख रहे हैं, यहां पे रूल किसका था? यहां पे रूल था पोप का, अर्थात चर्च के पादरियों का। और जो ये साउथ वाला पार्ट देख रहे हैं, यहां पे रूल था बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन का। ठीक, तो देखिए जो मेन इटली का जो किंग था वो था विक्टर इमैनुअल सेकेंड। वो सर्डमेनिया पिडमोंट वाले एरिया में रूल कर रहा था। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का नॉर्थ इटली पे रूल था, मिडिल वाले पे पोप का प्रभाव था, और साउथ वाले पार्ट पे बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन का बोलबाला था। अब भैया फ्रांस जो है इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था, है कि नहीं? जर्मनी थोड़ी देर बाद बनता है, अब इटली उससे थोड़ा लेकिन पहले बनता है। अब विक्टर इमैनुअल सेकंड ने भी अपने किसको, अपने सीएम, और इनका सीएम कौन था? इनका सीएम था काउंट कैवियोर। इन्होंने काउंट कैवियोर को अपॉइंट किया, काउंट कैवियोर को बुलाया, कैवियोर को साहब को कहा कि एक बेटा कैवियोर, कहे हाँ मालिक बताइए, कहे ऐसा है कि हमें ये सिर्फ सर्डमेनिया पिडमोंट एरिया नहीं चाहिए, हमको ये पूरा ऑस्ट्रेलिया चाहिए, मतलब पूरा इटली चाहिए। कहे जैसा हुकुम, हम आपको तुरंत ला के देते हैं। और काउंट कैवियोर साहब की एक खासियत थी कि इनको फ्रेंच लैंग्वेज बहुत बढ़िया आती थी। कौन सी लैंग्वेज? ये फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत पारंगत है। अब देखो, अब यहाँ पे ये आदमी खेलेगा क्या? ये आदमी खेलेगा रोमांटिसिज्म वाला खेल। रोमांटिसिज्म कल्चरल, कल्चरल के बेस पे कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग लाना। फ्रेंच लैंग्वेज आता है, तो जब फ्रेंच लैंग्वेज आता है तो किससे कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग बढ़ाएगा? फ्रांस के साथ। और ये फ्रांस के साथ मिलके कैवियोर प्लस फ्रांस, फ्रांस के पास जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज में बोलता है कि हम तुम भाई हैं, हम तुम भाई हैं, ये ऑस्ट्रिया तुम्हारे भाई को परेशान कर रहा है, क्या तुम अपने भाई की मदद नहीं करोगे? अच्छा स्पीकर था ही, जैसे नरेंद्र मोदी साहब है, वैसे ही लुभा लेता है। और कैवियोर प्लस फ्रांस मिलके अटैक कर देते हैं किस पे? नदर्न इटली पे। और 1859 में ये क्या करते हैं? 1859 पे कब्जा कर लेते हैं किस पे? नदर्न इटली पे। और नदर्न इटली को फ्री करा देता है कैवियोर। अरे जर्मन वाले में देखिएगा, जर्मन वाले में क्या मैंने 1861 लिखवाया है, अगर 1861 होगा तो उसको काट के 1871 कर लीजिएगा। 1871 में केसर विलियम फर्स्ट किंग बनते हैं। 1871 अगर देख लीजिएगा, 1861 होगा तो 1861 नहीं होगा, केसर विलियम फर्स्ट जो है 1871 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ओथ लेते हैं, वहां के किंग बनते हैं जर्मन के, प्रशिया किंग जो थे। 1871 है, ठीक है, 1861 होगा तो गलती से हो गया होगा, ध्यान नहीं दिए होंगे हम। 1871 उसको कर लीजिएगा, अभी को देखे 59 तो याद आया। तो 1859 में कैवियोर ने क्या किया? कैवियोर ने 1859 में कब्जा कर लिया फ्रांस पे। अब विक्टर इमैनुअल का कब्जा यहां हो गया। सदर्न पार्ट में फिर कैवियोर गए, और एक व्यक्ति था जिसके पास अच्छी खासी वॉलेंट्रीज थी, उसका नाम था जूसुपे गैरिबाल्डी। और ये जूसुपे गैरिबाल्डी प्लस उसकी आर्मी और प्लस कैवियोर ने मिलकर किस पे अटैक कर दिया? साउथ वाले पार्ट पे, साउथ इटली पे। और इसको फ्री करा लिया कब? 1860 पे। 1860 पे साउथ इटली, 1859 में नॉर्थ इटली, दोनों क्या हो गई? फ्री हो गई। और बचा जो बीच वाला, इनकी हालत खराब हो गई कि जब हैब्सबर्ग अंपायर और जो है बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन, जब ये दोनों बड़े अंपायर नहीं बचे तो हमारी क्या औकात, इन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया।
इस प्रकार से पूरा इटली किसके कंट्रोल में आ गया? पूरा इटली जो ये हैब्सबर्ग अंपायर बन रखा था, बर्बन बन रखा था, ये पूरा क्या बन गया? सर्डिनिया पिडमॉन्ट बन गया। और इस पूरे इटली को यूनिफाइड कौन किया? काउंट कैवियोर। काउंट कैवियोर को साथ कौन दिया? फ्रांस दिया। और साउथ को कैप्चर करने में जिसपे गैरिबाल्डी। और फिर 1861 को विक्टर इमैनुअल सेकेंड क्या बनते हैं? किंग बनते हैं। किसके? यूनिफाइड इटली के। अभी तक किसके किंग थे? सर्डमेनिया पिडमॉन्ट वाले एरिया के। अब समस्त यूनिफाइड इटली के क्या बनते हैं? किंग। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अब मोनार्क भी चिल्ला रहा है कि हमें क्या चाहिए? नेशनलिज्म चाहिए। और जब मोनार्क ने बेड़ा उठा लिया नेशनलिज्म लाने का, कोई ताकत रोक नहीं सकती, है कि नहीं? जब टीचर ने ही बेड़ा उठा लिया कि एसएसटी में बच्चे तबाही मचा देंगे, तो बोर्ड की औकात नहीं कि बच्चों को रोक लें, है कि नहीं? बच्चे तभी रुक सकते हैं जब बच्चे अच्छे से देखे ना वीडियो और अच्छे से उसको ग्रैस्प ना कर पाए, तभी ये इफ या बट वाला केस आ सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। एक बार क्विक देख लीजिए। चार पार्ट में, टोटल 7 पार्ट में डिवाइड था। नदर्न इटली, मिडिल इटली, साउथ इटली और एक आइलैंड टाइप का जिसे बोलते थे सर्डमेनिया पिडमॉन्ट। यहीं पे एक्चुअल किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। नॉर्थ इटली कब्जा था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर का। मिडिल में पोप थे। साउथ में बर्मन डायनेस्टी ऑफ स्पेन थी। फिर इन्होंने जिम्मेदारी सौंपी सीएम काउंट कैवियोर को। काउंट कैवियोर फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छा बोलते थे, इन्होंने फ्रांस को मना लिया और फ्रांस के साथ अटैक कर दिया ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग पे और 1859 उसको जीत लिया। 1860 में क्या हुआ? 1860 में हुआ क्या? जिसपे गैरिबाल्डी के साथ कैवियोर मिलके सदर्न इटली को भी क्या करा लेते हैं? फ्री करा लेते हैं। और 1861 में पूरे इटली के किंग कौन बनते हैं? यूनिफाइड इटली के किंग बनते हैं विक्टर इमैनुअल सेकेंड। और जर्मन वाले में देख लीजिएगा, उसमें जो केसर विलियम फर्स्ट है वो 1871 में किंग बनते हैं। ठीक, 7 लड़ाई लड़ते हैं वो 1865 तक, और उसके बाद क्या होता है? 66 तक लड़ते हैं और 71 में वो किंग बनते हैं। जनवरी 1871 को वो ओथ लेते हैं। कौन? केसर विलियम फर्स्ट, जर्मन के। ठीक, अगर उसमें 61 होगा तो उसको सही कर लीजिए। ठीक, तो हमने क्या देखा? हमने देखा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब हम देखेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अभी आपने कहा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसमें स्ट्रेंज केस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जर्मन और इटली में रिवॉल्यूशन हुआ। जर्मन और इटली में क्या हुआ? मार कटाई हुई, और मार कटाई हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर हुआ, और ये क्या होगा? यूनिफाइड हो गए। बट जर्मन का स्ट्रेंज केस इस वजह से है, इसको स्ट्रेंज केस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सॉरी, ब्रिटेन को स्ट्रेंज केस इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन में काफी लंबा समय लगा। ये प्रोसेस के थ्रू लॉन्ग ईयर के बाद जाके ये क्या हुआ? ये ब्रिटेन बना। कैसे बना? आइए देखते हैं। ये एक पार्ट था, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। समझने के लिए बस समझ लीजिएगा, एक पार्ट ये। ठीक, यहां पे रहते थे ये आयरलैंड, अर्थात कैसे पीपल? आयरिश पीपल। यहां पे कौन थे? स्कॉटलैंड, अर्थात कैसे बोलने वाले लोग? स्कॉटिश। ये था इंग्लैंड, यहां पे कैसे बोलने वाले लोग थे? इंग्लिश। और ये था वेल्स, यहाँ पे बोलने वाले लोग कैसे थे? वेलिश। अब देखिए यहीं से आपको ये भी टर्म समझ में आ जाएगा कि इंग्लैंड किसे बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम किसे बोलते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन किसे बोलते हैं। यहीं से आपको हर चीज क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबकी लैंग्वेज क्या है? अलग अलग है। इंग्लैंड इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल था। इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया तो ये सबसे ज्यादा प्रॉस्परस हो गया इन सब के कंपैरिजन में। तो इंग्लैंड ने सोचा क्यों इंग्लैंड को इतना छोटा रखा जाए,
इंग्लैंड को क्यों ना एक्सपेंड करके बड़ा कर दिया जाए। तो एक्सपेंड करके जब बड़ा कर दिया जाए तो इंग्लैंड ने सबसे पहले अटैक किया वेल्स पे, और वेल्स को फोर्सफुली 1565 में क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। कैप्चर वेल्स, वेल्स को कौन कैप्चर कर लिया, बाय इंग्लैंड। इंग्लैंड ने वेल्स को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया 1565 में। अब देखो इंग्लैंड इतना बड़ा हो गया है कि नहीं। अब स्कॉटलैंड की बारी आई। अब देखिए होता क्या है, 1688 में इंग्लैंड में था मोनार्क, मोनार्क क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। पावर जो है मोनार्क से शिफ्ट होके, पावर शिफ्ट मोनार्क से किस में आ जाती है, ये पार्लियामेंट के पास आ जाती है, पार्लियामेंट के पास आ जाती है। मोनार्क से शिफ्ट होके पावर किसके पास आ जाती है, पार्लियामेंट के पास आ जाती है 1688 से। ठीक, अब जब 1688 के बाद से मोनार्क से पावर शिफ्ट होकर पार्लियामेंट के पास आ जाती है, पार्लियामेंट सोचता है क्यों ना स्कॉटलैंड पे भी हाथ आजमाया जाए, है कि नहीं। अगर फोर्सफुली नहीं हो पाएगा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड भी कम नहीं है हमसे, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं, और फिर स्कॉटलैंड को मना के इंग्लैंड पास कराता है क्या, एक्ट ऑफ 1707, इसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में जरूर पूछता है। एक्ट ऑफ यूनियन या एक्ट ऑफ 1707 में क्या होता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलके बनाते क्या है, यूनाइटेड किंगडम। अब समझ में आया, यूके कब हम कहेंगे, यूनाइटेड किंगडम हम कब कहेंगे, तब कहेंगे जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक साथ हो। और सिर्फ इंग्लैंड स्कॉटलैंड, क्योंकि इंग्लैंड ने वेल्स पे भी कब्जा कर रखा है, इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड व्हेन कंबाइंड देन इट इज कॉल्ड अ यूनाइटेड किंगडम। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये कब का है, 1707। तो देख रहे हो 1565 में इंग्लैंड थोड़ा सा बड़ा हुआ, वेल्स हुआ। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन की जगह दोनों में बातचीत हुई कि कब भैया कॉन्फ्लिक्ट करने से कोई मतलब है नहीं, हम लोग इंडिया पाकिस्तान है नहीं कि दिन भर मार करेंगे, वो बम करेगा हम बम करेंगे, हम हथियार खरीदेंगे वो हथियार खरीदेगा, और फायदा चाइना उठाएगा, और चाइना वर्ल्ड की सेकेंड पावर बन जाएगा, और फिर चाइना से दोनों थरथराएंगे, है कि नहीं। हम लोग ऐसा है नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग आइए आओ मिलके बैठते हैं, मिलके बातचीत करते हैं, और दोनों मिलके क्या बना देते हैं, यूनाइटेड किंगडम। अब बचा कौन, आयरलैंड। अब आयरलैंड को भी मिलाना था, तो देखो आयरलैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। नॉर्थ आयरलैंड में जो है कैथोलिक थे, कैथोलिक मतलब समझ रहे हो ना, क्रिश्चियनिटी के 2 कम्युनिटी हैं, कैथोलिक, और साउथ में कौन थे, प्रोटेस्टेंट। जैसे इस्लाम में सुन्नी शिया है, हिंदुइज्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, उसी तरह तरीके से क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। तो साउथ में प्रोटेस्टेंट थे, नॉर्थ में कैथोलिक थे, लेकिन पूरे इसमें आयरलैंड में मेजॉरिटी में कौन था, मेजॉरिटी में थे कैथोलिक। लेकिन प्रॉस्परस ज्यादा कौन था, प्रॉस्परस ज्यादा कौन था, प्रॉस्परस ज्यादा कौन था, प्रॉस्परस ज्यादा था प्रोटेस्टेंट। अब चूंकि इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड ने किसको सपोर्ट किया, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया, है कि नहीं, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया। तो उसने क्या किया, इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट को आर्म एम्युनिशन, जो भी चीज उनको रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स वगैरह फूड वगैरह सब चीज प्रोवाइड करने लगा, ताकि ये प्रोटेस्टेंट किस पे हावी हो जाए, कैथोलिक पे हावी हो जाए। और जब इंग्लैंड को लगा कि कैथोलिक अब और थोड़ा कमजोर हो गए हैं, तो इन्होंने क्या किया, फोर्सफुली फोर्सफुली इस पे कब्जा कर लिया। और कब कब्जा किया, 1801 में। कब कब्जा किया, 1801 में फोर्सली कैप्चर्ड क्या, आयरलैंड बाय इंग्लैंड, है कि नहीं। और जब 1801 में ये कैप्चर हो गया, तो देखिए इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड ये मिलकर क्या बनाते हैं,
ये मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्या बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम। ठीक, और अगर हम बात करें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और प्लस आयरलैंड, ये मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये मिलकर बनाते हैं, क्या मिलकर बनाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। तो आई होप you have to understood then what is the strange case of ग्रेट ब्रिटेन, है कि नहीं? क्योंकि इंग्लैंड को एक्सपैंड करना था। एक्सपैंड कैसे करता? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, पैसा आ गया था, तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहेंगे। टेरिटरी कैसे एक्सपैंड किया? वेल्स पे 1565 पे कैप्चर कर लिया, तो इंग्लैंड इतना बड़ा हो गया। स्कॉटलैंड से ट्रीटी कर ली, स्कॉटलैंड से एक एक्ट के जरिए स्कॉटलैंड इंग्लैंड मिलकर क्या बना लिए? यूनाइटेड किंगडम, जिसे बोला गया एक्ट ऑफ यूनियन या एक्ट ऑफ 1707। और आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट को ज्यादा प्रभावी बना दिया, पैसा रिसोर्स प्रोवाइड करके कैथोलिक को दबा दिया। और फिर 1801 में फोर्सफुली इसको भी कैप्चर करके वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड मिलकर क्या बना लिए? द ग्रेट ब्रिटेन। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और द स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन समझ में आ गया, तो अब हम देखते हैं एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। नेशन को विजुअलाइज कैसे किया गया, कैसे अपने नेशन से प्यार किया गया? एक तो नेशनलिज्म की फीलिंग तो थी, लेकिन कैसे विजुअलाइज किया गया? तो आर्टिस्टों ने क्या किया? आर्टिस्टों ने और ज्यादा गहरे सेंटिमेंट बनाने के लिए, और ज्यादा देश से प्रेम जताने के लिए इन्होंने एक टर्म का यूज किया गया। इन्होंने कंट्री को ही पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से, पर्सोनिफिकेशन बाय थ्रू पर्सोनिफिकेशन इन्होंने किया क्या? कंट्री को एक रूप दे दिया। पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं ना, फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? हिंदी बोलते हैं मानवीकरण। कोई भी नॉन लिविंग थिंग में अगर लिविंग चीज की चीजें डाल दे तो वो क्या होता है? वो होता है पर्सोनिफिकेशन। वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है पर्सोनिफिकेशन, है कि नहीं? जैसे कहते नहीं है कि तुमको देख के चांद भी शर्मा गया। तो चांद कैसे शर्मा सकता है? चांद तो नॉन लिविंग थिंग है। तो चांद में क्या डाला गया है? लिविंग थिंग की, लिविंग की क्या डाला गया है? क्वालिटी डाला गया है। तो जब नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग की क्वालिटी डाला जाता है तो इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो आर्टिस्टों ने क्या किया? आर्टिस्टों ने नेशन को विजुअलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करके उसको एक, क्योंकि नेशन क्या है? लैंड है। लैंड क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो उसको एक लिविंग थिंग बनाने की कोशिश की। जैसे कि आप देखोगे इंडिया को क्या बोला जाता है? इंडिया को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग बोलते नहीं है भारत माता, भारत माता, है कि नहीं? कि हमारी क्या है? माँ है। हमारे सेंटिमेंट्स भारत माता, जब भारत माता बोलते हैं हमारे सेंटिमेंट जाग उठते हैं कि हमारी माँ है, और माँ माँ ही होती है कि नहीं? इसी प्रकार से जैसे फ्रांस, फ्रांस को विजुअलाइज करने के लिए क्या किया गया? मैरियन, फ्रांस को भी, फ्रांस के नेशन को भी विजुअलाइज करने के लिए नाम क्या दिया गया? मैरियन। जैसे जर्मनी, जर्मनी के नेशन को विजुअलाइज करने के लिए क्या नाम दिया गया? जर्मेनिया, है कि नहीं? तो इस प्रकार से नेशन को विजुअलाइज करने के लिए पर्सोनिफिकेशन का यूज करके लिख भी देता हूं कि विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन कैसे हुआ? बाय पर्सोनिफिकेशन। बाय पर्सोनिफिकेशन नेशन को विजुअलाइज करके क्या किया गया? बनाया गया। जैसे भारत, भारत माता हो गया, फ्रांस मैरियन हो गया, और जर्मन जर्मेनिया हो गया। इस प्रकार से नेशन को क्या किया जाने लगा? विजुअलाइज किया जाने लगा।
अब एक और प्यारा सा टर्म है जो फिर निकल के आया, एक और आइडियोलॉजी जिसे बोलते हैं इंपीरियलिज्म, है कि नहीं? व्हाट इज द इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म क्या है? देखिए इंपीरियलिज्म क्या है, व्हेन अ लार्ज कंट्री कैप्चर स्मॉल कंट्री टू, क्या करने के लिए? एक्सपैंड इट्स टेरिटरी, इट्स नोन एज अ imperialism. Imperialism क्या है कि when a large country capture a small country to expand their its क्या टेरिटरी, इट इज नोन एज imperialism. imperialism आसान भाषा में क्या है? imperialism आसान भाषा में ये है कि जब बड़ी कंट्री किसी छोटी कंट्री को क्या कर ले, कैप्चर कर ले। और किस लिए कैप्चर करे? अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। इसे बोलते हैं इंपीरियलिज्म। जस्ट लाइक प्रेजेंट में इंपीरियलिज्म को जो सबसे अच्छे से फॉलो कर रहा है वो है चाइना। इंपीरियलिज्म क्या है? वो अपने साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा है कि नहीं? इंपीरियलिज्म कि वो अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाह रहा है, हर दूसरे कंट्री से वो कॉन्फ्लिक्ट कर लेता है कि नहीं? तो इंपीरियलिज्म क्या होता है? वन लार्ज कंट्री क्या करे? कैप्चर स्मॉल कंट्री टू एक्सपैंड इट्स टेरिटरी, इट्स नोन एज इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म, तो इंपीरियलिज्म लास्ट में यहाँ पे फिर क्या आया? इज्म। और इज्म जब भी आएगा तो ये क्या है? एक आइडियोलॉजी है। मैंने बोला जिस भी सेंटेंस लास्ट में इज्म आएगा वो क्या है? आइडियोलॉजी है। तो इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म में डिफरेंस क्या है? इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म में डिफरेंस ये है कि कैपिटलिज्म में एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के इकोनॉमी पे कब्जा करती है, पूरी तरह से कंट्रोल करती है उस कंट्री के इकोनॉमी में। हो जाता है कौन, क्या हो जाता है? सॉरी, कैपिटलिज्म कह रहे हैं, वो हो जाता है कोलोनिज्म। कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म में डिफरेंस क्या है? कोलोनिज्म में एक कंट्री दूसरे कंट्री की पूरी इकोनॉमी पे कब्जा कर लेती है, और इंपीरियलिज्म में क्या होता है कि कंट्री किसी छोटी कंट्री के सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं, इकोनॉमी, पॉलिटी प्लस सोशल लाइफ सब पे कब्जा कर लेती है, देन दैट कंट्री बिकम अ इंपीरियल कंट्री, है कि नहीं? जैसे ब्रिटेन आया जब, तो उसने इंडिया को पहले कॉलोनी बनाई। कॉलोनी कैसे बनाई? यहाँ के इकोनॉमी पे कैप्चर किया, यहाँ के मार्केट पे अपना मोनोपोली बनाया, अपना दबदबा स्थापित किया। और जब यहाँ के मार्केट को कैप्चर कर लिया, यहाँ के मार्केट पे मोनोपोली उसकी जम गई, तब उसने धीरे धीरे करके यहाँ के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगा। तब आप देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और उसके बाद फिर है कि नहीं, एक एक राजा को निपटाना चालू किया। तो यहाँ के पॉलिटी पे कब्जा किया, और जब पॉलिटी और इकोनॉमी पे कब्जा हो गए तो सोशल लाइफ पे कब्जा करने में कितना ही समय लगेगा। तो ये है इंपीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म इज गुड, बट व्हेन nationalism feeling, nationalism becomes a imperialism, then it is a very bad. और यही इंपीरियलिज्म इतना खतरनाक था कि यही आगे चलकर वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेता है। कैसे? एक केस देखिए जिसको बोलते हैं बाल्कन। बाल्कन रीजन, बाल्कन रीजन, अब बाल्कन रीजन है क्या? देखिए, पहले ऑटोमन एम्पायर मैंने बताया बहुत बड़ा था, ठीक? ये आपका क्या है? ये आपका है ऑटोमन एम्पायर। अब देखिए बाल्कन रीजन क्या है? बाल्कन रीजन क्या है? ये छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड था, जैसे क्रोशिया, जैसे बुल्गारिया, है कि नहीं? जैसे मैसिडोनिया, है कि नहीं? जैसे अल्बानिया, जैसे सर्बिया, जैसे मॉन्टेनेग्रो, है कि नहीं? जैसे
और देख लीजिए, कोसोवो, है कि नहीं? ऐसे एक, हाँ, ठीक है। देखिए, तो जैसे क्रोशिया, जैसे बुल्गारिया, जैसे मैसिडोनिया, जैसे अल्बानिया, जैसे सर्बिया, जैसे मोंटेनेग्रो, जैसे कोसोवो, है कि नहीं? जैसे एक और देख लीजिए, रोमानिया। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था कौन? ऑटोमन अंपायर, है कि नहीं? एटसेट्रा, और भी दो तीन है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट पे क्रोशिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, मैसिडोनिया हो गया, अल्बानिया हो गया, सर्बिया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, कोसोवो हो गया, रोमानिया हो गया। इन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था कौन? ऑटोमन अंपायर। अब ये इन्हीं को बोला जाता था बाल्कन रीजन। यही क्या है? बाल्कन क्षेत्र है। अब हुआ क्या कि जब इंपीरियलिज्म आइडियोलॉजी स्प्रेड होने लगी ऑल ओवर यूरोप में, तो यहां पे भी स्प्रेड हुई। इनको लगा कि पहले इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने आप को ऑटोमन अंपायर से क्या किया जाए, अलग कर लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, हर किसी ने अपने आप को ऑटोमन अंपायर से सेपरेट किया। और सब जब फ्री हो गए ऑटोमन अंपायर से, जब अलग अलग नेशन बन गए, तो इनको ये लगा कि हमारा नेशन तो अभी बहुत छोटा है। इतने बड़े अंपायर में से 10 ठो नेशन बने हैं। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नेशन बने हैं इतने बड़े अंपायर से। और इन नेशन को लगा कि हम तो बहुत छोटे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने नेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंशन कैसे होगा? इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या है? When a large country capture a smaller country to expand their territory, ये अपना टेरिटरी को क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। तो क्रोशिया बुल्गारिया पे बुल्गारिया, मैसेडोनिया पे मैसेडोनिया, अल्बानिया पे अल्बानिया, सर्बिया पे सर्बिया, मोनेटेग्रो जो है, क्रोशिया पे, कोसोवो पे, रोमानिया पे, ये सब आपस में क्या करेंगे? अटैक करेंगे और अपनी टेरिटरी को क्या करना चाहेंगे? एक्सपेंड करना चाहेंगे। अब देखने में तो ये सब बहुत छोटी है। इनके ऊपर बैठा था रशिया, यहां पे था कौन? फ्रांस, यहां पे था कौन? ब्रिटेन, है कि नहीं? यहां पे था कौन? ऑस्ट्रिया। ये सब बड़ी कंट्रियां थी। ये सारी जब बड़ी कंट्रियां देखें कि भैया छोटी कंट्रियां आपस में क्या कर रही हैं? लड़ रही हैं, यही अच्छा मौका है कि छोटी कंट्रियों को निपटा के इतना बड़ा टेरिटरी हम क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड करके इसको ऑस्ट्रिया बना सकते हैं, इसको रशिया बना सकते हैं, इसको ब्रिटेन बना सकते हैं, इसको कुछ भी बना सकते हैं, फ्रांस बना सकते हैं। तो ये सारी बड़ी कंट्रियां क्या हो गई? कूद गई। तो व्हेन अ लार्ज कंट्री कैप्चर अ स्मॉल कंट्री to expand its territory, this ideology is known as imperialism। तो जब ये बड़ी कंट्रियां कूद गई, छोटी छोटी कंट्रियां आपस में लड़ रही थी टेरिटरी एक्सपेंड करने के चक्कर में, और जब बड़ी कंट्रियां इसमें कूद गई, तो यही रूप ले लिया किसका? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कब से कब तक चला? 1914 टू 1918 तक। यही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का रूप ले लिया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, तो ये पता चला कि इंपीरियलिज्म बहुत ही बेकार चीज है। नेशनलिज्म इज गुड, बट द आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म इज वेरी बैड, है कि नहीं? तो ये था आपका पूरा चैप्टर। बाल्कन रीजन में ये कंट्रीज के नेम, मतलब नेशन जो अलग हुए, स्टेट्स के नेम जरूर याद रखिएगा, है कि नहीं? बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, अल्बानिया, है कि नहीं? मोंटेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो, है कि नहीं? इन सब का, मैसिडोनिया, इन सब का नाम जरूर याद रखिएगा। और बाल्कन रीजन क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है तो बता दीजिएगा। द केस स्ट्रेंस, जो केस है बाल्कन रीजन का, वो क्या था? वो ये था। और कैसे इंपीरियलिज्म का ये वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। आई होप आपको, ये था आपका पूरा चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको अगर आपने ये पूरा लेक्चर, पहली वीडियो और ये दूसरी वीडियो, ये दोनों वीडियो अगर आपने देख लिया कंबाइंड रूप से, तो मुझे नहीं लगता नेशनलिज्म इंडिया से कोई भी, कहीं से भी, किसी भी तरीके का क्वेश्चन बोर्ड पूछ ले, कितना भी खतरनाक, कितना भी टफ, बच्चों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस एक वादा करिए कि अच्छे से, प्यार से, एकदम व्यवस्थित ढंग से, फुल कंसंट्रेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, और जो भी पढ़ाएंगे उसको शिद्दत से गल्प कर जाएंगे, उसको शिद्दत से अपने अंदर समा लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके से हम आगे भी सीरीज लाते रहेंगे। अब अगला चैप्टर हमारा जो होगा वो नेशनलिज्म इन इंडिया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथी, सहचर्या, जो भी हो, सखी,
उनके साथ शेयर करिए, जो दूसरे स्कूल में हो, आपके स्कूल में हो या किसी कहीं भी हो, देश में हो विदेश में हो, सबके साथ शेयर करिए और उनको भी इस वीडियो का लुत्फ उठाने दीजिए और आनंद आप भी लीजिए, उनको भी दिलवाइए और अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आई होप ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त हो गया, नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।